students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार आप सबका स्वागत है मेरे साथ। मैं डिम्पल राणा आपकी साइंस टीचर और लेके आई हूँ आपके मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन के लिए साइंस का सेट नंबर 13। आई होप अभी तक आपने 12th तक सेट्स को वीडियो को देख लिया होगा। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप करके नहीं जाने हैं और एग्जाम टाइम तक आपके पास होगा 500 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो आपको आपके मेन एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। बिल्कुल इसी तरह के फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी मोर डिले। बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अगर आपको करनी है हॉस्टल में रह के तैयारी, तो आप उत्तर प्रदेश में दिल्ली से 50 किलोमीटर्स अवे बागपत में हमारा हॉस्टल है ज्योमेट्री स्कूल के नेम से, जहां पर हम तैयारी कराते हैं डिफेंस स्कूल एग्जामिनेशन की, लाइक RIMC, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, विद्या ज्ञान की भी हम कराते हैं। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की भी तैयारी कराते हैं, JNVST की भी कराते हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल में रहकर, तो आप एक बार हॉस्टल को विजिट जरूर करें, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि बच्चों इस सेशन के एग्जाम जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। RIMC का भी हो गया एग्जाम और 17 को आपका RMS का भी हो जाएगा, फिर 24 को यूपी सैनिक का है और जनवरी में आपका ऑल इंडिया सैनिक है। इनके फटाफट से इंटरव्यू होने के बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 1 मार्च से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। एक बार हॉस्टल को विजिट करें, तसल्ली करें कि किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, टीचर्स कौन कौन है, कैसे मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। तो अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप 7088827111 पर कॉल करके पहले इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और एक बार बच्चे को लेकर हॉस्टल में जरूर आए, जिससे कि एक छोटा सा इंटरेस्ट टेस्ट हम उसका ले सके और देख सके कि अभी बच्चे के प्रेजेंट में कैसी तैयारी है, उसके साथ कितनी मेहनत करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। What purpose does the tail in a sperm serve? बेसिकली जो स्पर्म होता है अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यहाँ पर जिसको मेल गैमीट भी कहा जाता है। तो ये जो हमारे मेल्स में टेस्टिस में बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से स्पर्म जिसको कहा जाता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल है यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेल गैमीट और रिप्रोडक्टिव गैमीट या रिप्रोडक्टिव सेल इसे या जर्म सेल कहा जाता है। तो इसमें जो ये टेल है इसका क्या फंक्शन होता है? एनर्जी प्रोडक्शन में, मूवमेंट में, फ्यूजन विद एग में, या ऑल आर करेक्ट? तो बेसिकली जब स्पर्म विद द हेल्प ऑफ टेल क्या करता है, मूवमेंट करता है ओवा के साथ अपने हेड से फ्यूज करता है। तो टेल जो हेल्प करती है वो है हेल्प इन मूवमेंट। बच्चों, आप भी पहले अपने आंसर को खुद टिक कर लिया करें, फिर मेरे आंसर से उसे मैच किया करें और देखें कि 20 में से कितना करेक्ट आंसर आप दे पा रहे हैं। तो जो टेल का फंक्शन सर्व करता है वो है मूवमेंट में, जिससे कि ये फीमेल के वजाइना में स्पीडली मूव कर सके विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ एयर? इनमें से हमारा जो पॉल्यूटेंट है, मीन्स पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन है एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन थे। सो दो एजेंट कॉज पॉल्यूशन, जो एजेंट्स एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कॉज करते हैं, दे ऑल आर नोन एज पॉल्यूटेंट्स। तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या प्रोपेन। तो बेसिकली मेजर पॉल्यूटेंट इनमें से है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि आप जानते हैं जब आप कोयले को हम बर्न करते हैं इन लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन अ क्लोज्ड रूम या क्लोज्ड फर्नेस, तो यहाँ पर जो प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तो जो भी कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि एक पॉइजनस गैस है। तो इसी तरह के क्लोज फर्नेसेस में जब इन्हें बर्न किया जाता है तो ये एनवायरनमेंट में एज कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में लिबरेट होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर? अगर आप वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा वे नहीं है, तरीका नहीं है? रिप्लेस कर दो, रीयूज करो, रिड्यूस करो या रिसाइकिल करो। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 4 R प्रिंसिपल्स पे ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिकली 4 R प्रिंसिपल का होता है, या तो क्या करें, रिड्यूस करें, और रिड्यूस करें पहले तो उसका, फिर रीयूज करें, रिकवर करें, रिसाइकिल करें, लेकिन रिप्लेसमेंट कोई बेटर ऑप्शन नहीं है।
तो ए इज द करेक्ट आंसर। आप सबसे पहले किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या कुछ भी आपका, उसका यूज को रिड्यूस करें। रिड्यूस कर ले तो बहुत बेटर है, वरना चीजों को रीयूज करें, यहाँ पर उसको रिकवर करने की कोशिश करें, और रिकवर करने के बाद भी आप उसको रिसाइकिल करके फिर रीयूज करें। तो ये आपका 4R प्रिंसिपल होता है। तो इसमें से रिप्लेस ऑप्शन नहीं है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। The occasion of planting lakhs of trees in the month of July every year is known as। every जुलाई में हम 1 to 7 ईयर का एक वीक पूरा सेलिब्रेट करते हैं जुलाई में हर साल, जिसमें लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे, प्लांटेशन मंथ, वन महोत्सव, या वाइल्ड लाइफ वीक। तो इसको क्या कह के बोलते हैं? 1 जुलाई to 7 जुलाई यहाँ पर एवरी ईयर इंडिया में वन महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें लैक्स ऑफ ट्रीज को लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? सिंपल क्वेश्चन है बट क्वाइट इंपॉर्टेंट। बेसिकली हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं, जिन्हें हम वेरियस नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स आर द बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। जैसे हमारा प्लैनेट है तो इन्हीं के चारों तरफ हमारी कुछ नेचुरल बॉडीज सेटल, जिन्हें सैटेलाइट कहा जाता है, वो रिवॉल्व करती हैं। जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो जिसमें हमारा अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। तो इसी तरह वो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स है? तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट काउंट हुई है अभी तक, दैट इज 83 नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज मून, जिसमें कि टाइटन इंपोर्टेंट है बहुत। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the phenomena involve in rainbow formation? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लाइट चैप्टर, एनसीईआरटी में दिया गया है इसके बारे में। रेनबो का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली किस प्रोसेस पे डिपेंड करता है? डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली आप देखते हैं कि जो हमारा रेनबो का फॉर्मेशन है वो क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। जो हमारी व्हाइट लाइट हमें दिखाई देती है उसका स्प्लिट होना इनटू 7 डिफरेंट कलर, दैट इज नोन एज रेनबो। ठीक है, और ये हमारा डिपेंड करता है डिस्पर्जन पर, लाइट के रिफ्लेक्ट होने पर, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो पानी की ड्रॉपलेट में क्या करती है? 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, दैट इज डिस्पर्जन। लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है सरफेस से टकराकर और अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो ए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लाइट जो आप देख रहे हैं डिस्पर्जन, और उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर। रिफ्लेक्शन क्या हुआ यहाँ पर? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट और रिफ्लेक्शन। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? ए, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और डी यहाँ पर अपने पाथ से डेविएट हो जाना, दैट इज ए, सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट पार्ट। लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज, जब भी आप देखते हैं लाइटनिंग किससे फॉलो होती है हमेशा? तो आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत तेज है। तो बेसिकली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट किससे? साउंड की लाइट स्पीड से मैक्सिमम है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होती है, और यहाँ पर तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पहले में, तो लाइटनिंग के बाद हमेशा क्या देखते हैं आप? रेन आती है, थंडर आता है, या ये इजिएस्ट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ। तो आपने देखा है कि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट हमारे पास पहले पड़ती है और फिर हमें साउंड सुनाई देती है। तो हमेशा लाइटनिंग फॉलो करती है किसको? थंडर को। तो बी इज द करेक्ट आंसर। स्पार्क्स कैन बी सीन ऑन इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम, आपने देखा है कभी कभी, घर में भी देखा है ये वाला प्रोसेस आपको, जब आप किसी भी सर्किट में स्विच में कोई प्लग लगाते हैं तो आपको हल्का सा स्पार्क दिखता है। ऐसा कब होता है? जब वो लूज रह जाता है, टाइट हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है, या नन ऑफ दीज। तो आपने इसमें भी देखा है कि जब आप अपना कोई भी प्लग लगा रहे होते हैं बेसिकली, तो जब आप प्लग लगाते हो ये लूज रह जाता है, तो उसमें से आपको इनकम्प्लीट सर्किट होने की वजह से थोड़ा सा स्पार्क नजर आता है। तो स्पार्क कब नजर आता है? जब आपका वायर लूज हो जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर प्लैनेट? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, नंबर टोटल 8 प्लैनेट्स आर देयर, तो उसमें से हमारे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, और फिर उसके बाद के जिन्हें हम आउटर या गैस जाइंट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं के बीच में आपके मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो इनमें से कौन सा आउटर प्लैनेट नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, ट्यून, यूरेनस। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये आपके प्लैनेट्स हैं बेसिकली। तो देखेंगे यहाँ पर
करेक्ट। तो वीनस क्या है आपका इनर प्लैनेट में आ रहा है, तो इसमें से आउटर प्लैनेट कौन नहीं है, वीनस, क्योंकि हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और ये हमारे गैस के जायंट्स हैं। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। इनमें से कौन है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रॉम वन चार्ज बॉडी टू अनदर, उसके लिए क्या होना जरूरी है, वैक्यूम, एयर, इंसुलेटर या कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट मस्ट बी अ कंडक्टर, क्योंकि अगर वो कंडक्टर होगा तभी वो चार्ज को कंडक्ट कर पाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ हेल्पफुल वायरसेस, बेसिकली वायरसेस क्या होते हैं, ये भी डिजीज कॉजिंग होते हैं, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन में आते हैं। ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं और ये एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर लेते हैं। तो इनमें से हमारे लिए हेल्पफुल वायरस क्या है, फाज वायरस, बैक्टीरियम या वेक्टर, या वायरस कभी हेल्प नहीं कर सकते। तो बेसिकली बैक्टीरियम तो यहाँ है नहीं। फाज वायरस की बात करें तो जो कि किसका एग्जाम्पल है, फाज वायरस आपके बैक्टीरियोफाज का, जो क्या कर सकता है, बैक्टीरियाज की साइकिल को लाइज कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि हमारे गंगा वाटर को प्योर रखने में भी हेल्प करते हैं। तो फाज क्या है, हमारे हेल्पफुल वायरस है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप, एब्सोल्युटली। फंगस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, यस। द वायरस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज कंपेयर टू अदर थ्री टाइप। बेसिकली जो आपके वायरसेस हैं वो क्या है, कंपेयर करें तो उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऑल आर कंसीडर एज द लिविंग बट इट इज कंसीडर एज द नॉन लिविंग टिल देन इट इज आउटसाइड एनी होस्ट बॉडी। तो बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं उन्हें कंसीडर ही किया जाता है कि वो नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, और वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, और इसी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो कैन बी सीन बाय नेक्ड बाय आईज अगर हम कहें तो ये पूरा ही चैप्टर यहाँ चेंज हो जाता है। माइक्रोब बेसिकली होते ही वो है जो बहुत टाइनी होते हैं और नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो माइक्रोब्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी seen with the help of some aided eyes, that is microscope। बाकी फोर ग्रुप में हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं, एल्गी, फंगस, प्रोटिस्टा, मोनेरा, विच आर वन ऑफ द माइक्रो, और फंगस उनमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यस। और वायरस जो इनमें से स्पेशल का है अलग से। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एक पर यूनिट एरिया पर एक प्रेशर लगता है ड्यू टू एटमोस्फेयर, व्हाट वी कॉल्ड इट, फोर्स, एटमोस्फेरिक प्रेशर, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो पर यूनिट एरिया पर जो हमें एक फोर्स फील होता है, प्रेशर फील होता है ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज वी हैव अ blanket of air surrounding us, that is called atmosphere। तो B is the correct answer। ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश आर मेड फ्रॉम, जो ब्रिसल्स होते हैं, जो हमारा टूथब्रश होता है उस पर जो ब्रिसल्स लगे होते हैं ब्रश करने के लिए, वो किसके बने होते हैं, बेसिकली थर्मोप्लास्टिक के, थर्मोस्टैटिक, नाइलॉन, या पॉली, यहाँ पर आपका पॉलीथाइलिन टेरापेथिलेट, जो कि आपका एक पॉलीस्टर है। तो बेसिकली बॉटल्स बनाने में हम इसको यूज करते हैं। थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो जिसको रीमोल्ड किया जा सकता है, जैसे आपके कॉम्स हैं, टॉयज हैं, प्लास्टिक चेयर है। थर्मोसेटिंग की बात करें तो जैसे कि आपके बेकेलाइट प्लास्टिक है, मैलेमाइन है, जिनको एक बार मोल्ड कर दिया जो वापस से आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, हीट करके डिफॉर्म नहीं कर सकते। तो नायलॉन आपको पता है बहुत ही इलास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, सॉफ्ट होता है। तो हम अपने ब्रिसल्स बनाने के लिए ऐसा ही कुछ मटेरियल देखते हैं जो सॉफ्ट हो, इलास्टिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वो है आपका नायलॉन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट वर्ड इटसेल्फ, जो फोर्स अर्थ पर लगता है अपनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर और कॉन्टेक्ट। तो क्या है, अर्थ के पास अपना एक पुल है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो ये क्या भी है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल से नहीं, ऑनलाइन मोड से, मींस घर पर ही रहकर, तो आप हमारी ऑनलाइन भी प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ, जिसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.geometryschool.in, जिसमें आपको मिलेंगे थंबनेल्स हमारे कोर्सेज के लिए, जिसमें ऑलरेडी सभी कोर्स प्रिपेयर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। उसके बाद आपका यहाँ पर
लाइव क्लासेस आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सिंपल है, आप डेमो बुक कर सकते हैं अपना, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लाइव टेस्ट है, हर टॉपिक के बाद क्विजेज इज देयर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेबसाइट को विजिट करें या गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी फी सबमिट करके या रजिस्ट्रेशन की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। A spring balance is used for measuring mass, weight, pressure, speed। तो बेसिकली जो आपका स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये एक डिवाइस है जो कि वेट क्या है, बेसिकली कोई भी बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है वो उसका वेट है। तो स्प्रिंग बैलेंस आपका क्या करता है, वेट को मेजर करता है। जैसे सिलेंडर का वेट आपको मेजर करना हो तो आप स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। विच इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली जब रेन नहीं आती है नेचुरली, तो क्लाउड्स के ड्रॉपलेट्स को कंडेंस्ड किया जाता है, और वो कंडेंस करने के लिए, उन्हें क्लाउड्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, केमिकल यूज करना होता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स को कंडेंस्ड करके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। और वो केमिकल और कोई नहीं, सिल्वर आयोडाइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजीआई इसका यूज किया जाता है किसके लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, और ये काफी बार पूछा भी गया है। तो सी इज द correct answer. Which plastic is used to coating uniform of firemen to make them flame resistant? Very important question. Basically जो आपका मेलामाइन होता है, हम उसको यूज करते हैं किसके लिए, किसकी, जो यहाँ पर हमारे फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स होते हैं, ये क्या है, फायर रेजिस्टेंट है। इसीलिए आपने देखा है इनसे फ्लोर की जो फ्लोरिंग की जाती है आजकल, उस पे भी इसकी कोटिंग की जाती है, किचन में भी यूज किया जाता है। साथ ही जो मेलामाइन को हम क्या करते हैं, फ्लेम रेजिस्टेंट है, तो फायरमैन की यूनिफॉर्म को इससे कॉट किया जाता है। ये किसका एग्जांपल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जिसको एक बार डिफॉर्म कर दिया हीट करके आप वापस इसे चेंज नहीं कर सकते हो। बेकेलाइट और मेलामाइन आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जांपल है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Gas molecule absorb thermal infrared radiation and present in large quantity to change the climate is known as। यहाँ पर जो सन से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन या हीट रेडिएशन है जो कि लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाती हैं अर्थ पर, और क्लाइमेट चेंज क्या रेस्पॉन्सिबल होती है, वो है हमारे ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। तो ये क्या करते हैं, ये जो है हीट जो रेडिएशन आती है उनको एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो यहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द मेन और ऑफ द मर्क्यूरी। मर्क्यूरी बेसिकली जो भी आपके मेटल्स होते हैं, हम उन्हें ऑब्टेन करते हैं बाय वेरियस प्रोसेस, और जिससे इन्हें ऑब्टेन किया जाता है दे आर नोन एज ओर। तो इसी तरह वेरियस मेटल्स के हमारे ओर होते हैं, जैसे बॉक्साइट हो गया है एल्यूमिनियम के लिए, इसी तरह हिमेटाइट होता है आयरन के लिए। तो मर्क्यूरी का कौन सा ओर है जिसमें से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिनेबार, पायराइट, बॉक्साइट या पायरोलुसाइट। तो सिनेबार इज द करेक्ट आंसर। मरकरी के ओर को सिनेबार ही कहा जाता है, जिसमें से मरकरी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, दीज वर योर टुडेज 20 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम तक आपकी सारी प्रिपरेशन हमारे चैनल से हो जाएगी। और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं कोर्स परचेसिंग के लिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।